कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। और किसान भाई जतरू भाई बटले भी स्वागत है और जोहार है रोमनकर कार्यक्रम में। जी हाँ, और भौजी रुमकी। और भौजी साहब बताओ हाल समाचार कैसे हैं? हाल समाचार सब बढ़िया है। और वैसे तो आप सभी जानते हैं कि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है और इस गर्मी के बढ़ते ही बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। खास करके देखो हमरे मन अपन जो शरीर है अपन गतर काया ऊपरे तो हमारे विशेष ध्यान देवत थे, लेकिन हमरे मन कर संगे जे पशुधन मन है खास करके मुर्गी वगैरह जितना भी है पशुधन उमन कर भी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इस विषय पे हम आपको जानकारी जरूर दिलाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विश्वविद्यालय खोलने का दिया निर्देश। धान में परंपरागत और श्री विधि के लिए अलग अलग उम्र के बिचड़े लगाएं। कद्दू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा नवीन। और अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों पशुपालन विभाग के समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कृषि विश्वविद्यालय की तर्ज पर राज्य में पशु चिकित्सा और पशुपालन के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी फार्म स्थापित करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय अधिकारी सप्ताह में 2 दिन गांवों का निरीक्षण करें और देसी गाय के नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दें। ऐसे स्थानों पर मेला लगाएं जहां दूध संग्रहण का काम आसान हो सके। झारखंड फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स समिट में राज्य की उद्योग सचिव हिमानी पांडे ने कहा कि इस कार्यक्रम से ये बात सामने आई है कि झारखंड में डेयरी और मसाला आधारित उद्योगों की काफ़ी संभावनाएं हैं। साथ ही फिशरीज के लिए यहाँ सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है। MP एडा से इसके लिए बात हुई है। ई मार्केट के लिए NCDEX के साथ कृषि विभाग का MOU हुआ है। ये कंपनी किसानों के लिए ई मार्केट उपलब्ध कराएगी ताकि उनके उत्पादन दूसरे राज्यों में उचित मूल्य पर बिक सकें। किसान भाई, आप खरीफ के मौसम में धान की खेती करने जा रहे हैं तो श्री विधि और परंपरागत विधि की रोपाई में अलग अलग उम्र के बिचड़े लगाएं। श्री विधि के लिए 10 दिन और परंपरागत विधि के लिए 21 दिन के उम्र वाले बिचड़े लगाएं। नहीं, दोनों में परंपरागत विधि और श्री विधि दोनों में अंतर है। दोनों के जो बिचड़े का निर्माण करना, तैयार करना और उसके उत्पादन में भी अंतर होता है। हम लोग जो इसमें सुझाव देते हैं किसानों को कि श्री विधि में 10 दिनों का वो बिचड़ा लगाएं और जो परंपरागत विधि है उसमें जो हम लोगों का सुझाव होता है वो 21 दिनों का। तो इसमें सिर्फ बिचड़े का जो है उम्र के कारण ये कहें जो उसका जड़ तंत्र है उसके कारण उसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और अगर हम ये बतलाए हैं पहले भी कि अगर बिचड़े का जो है उम्र 30 दिनों से अधिक होता है तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 से 100 किलो का उत्पादन कम मिलेगा। तो ये इस चीज़ पे किसान ध्यान दें और उस पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो 3 से 4 पत्ता रहे तभी उसकी रोपाई करें। अगर 5 पत्ते होते हैं तो वो रोपाई के लिए उपयुक्त नहीं है, उसको किसान अवॉइड करें। जो किसान आने वाले महीनों में लत्तेदार सब्जी फसल कद्दू की खेती करना चाहते हैं वो जून से जुलाई तक बुआई का काम कर सकते हैं। किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए पूसा नवीन और अर्का बहार नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। राज्य के किसान कद्दू की खेती के लिए बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। बीजों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए कद्दू के उन्नत प्रभेदों में पूसा नवीन या अर्का बहार का चयन कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अन्य सब्जी फसलों सहित प्याज लगे खेत में निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 5 से 7 डेसिमल प्रतिदिन है।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1950 रुपये, चना 3200 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 7100 रुपये से 7750 रुपये, दाल मसूर 6950 रुपये से 7450 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4500 रुपये, सरसों तेल 8750 रुपये से 9900 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी। आपने जाना मौसम का मिजाज, साथ ही मंडी बाजार का भाव की भाव। रेट। जी हाँ, ये सारी जानकारी हमने आपको दिला दी, लेकिन अब बारी आती है छोटा सा विराम का। जी हाँ, खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। हाँ, तो विराम करवा दे एकदम सब किसान मन के हमारे मन कार्यक्रम में फिर से स्वागत करेला। और देखो हम किसान भाई चर्चा करत रही कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुके और गर्मी का मौसम में बहुत तरह का हमारे मन के बचाव करना बहुत जरूरी है, खास करके मुर्गी जितना भी बिल्कुल। पशुधन है। जैसे कि हम गर्मियों के दिनों में खुद का ख्याल रखते हैं, खाने पीने में ध्यान देते हैं, क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसी तरह हमारे जो किसान भाई है उन्हें भी अपने जैसे मुर्गी अगर पाल रहे हैं तो उनका भी ख्याल रखना होगा कि उन्हें किस तरह का भोजन देना चाहिए। हाँ। तो भाई हमारे मन के मन कर आहार व्यवस्था के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ताऊ हमारे मन इकरे बारे में जानकारी कर थे डॉक्टर सुशील प्रसाद से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे गर्मियों में मुर्गियों के आहार व्यवस्था के बारे में। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुर्गियों की जो आहार व्यवस्था होती है वो क्या होती है और वो गर्मियों में अन्य जो मौसम होते हैं उनसे अलग किस तरह से होती है? हाँ, जिस प्रकार से वातावरण में परिवर्तन होता है और जैसे कि गर्मी, जाड़ा, बरसात, तो इनमें मुर्गियों का प्रबंधन के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी हमें अलग तरीके से करने की ज़रूरत होती है। प्रबंधन में तो हम जैसा तापमान होता है गर्मी के मौसम में आप देखते हैं कि 40 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो इस अवस्था में मुर्गियों को आप डीप लीटर पद्धति में ही पालन करें, पिंजड़े विधि में आप पालन नहीं करें। पहली बात तो यह है कि जो जिससे डीप लीटर कहने का मतलब हुआ कि आप जो पुआल की कुट्टी या कुन्नी या लकड़ी का बुरादा डाल करके मुर्गियों का पालन करते हैं, इस विधि में ही पालन करें ताकि मुर्गियों को इसमें आपके आराम मिलता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से कि जब अगर लू चल रहा हो, बहुत गर्म हवा चल रहा हो, तो ऐसी अवस्था में आप जो खिड़कियां रखे हैं, जाली दोनों तरफ मुर्गियों को घर में रखे हैं, तो उस पर आप बाहर की तरफ से बोरा लगाकर दोपहर के समय में पानी का छिड़काव करें। ये दो बात के अगर ध्यान रखेंगे तो इसके अंदर जो हवा जाएगी तो वो आपके अंदर के वातावरण को ठंडा रखेगा, बाहर के तापमान से अंदर का तापमान कम रहेगा। तीसरी बात जो है, गर्मी के दिनों में आप जैसे बहुत सारे मुर्गी फार्म में करते हैं क्या कि वो
सिंटेक्स लगा दिए बाहर में, उससे पानी निकाल करके मुर्गियों को देते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से आप इस बात का ध्यान रखें कि सिंटेक्स का पानी दिन के समय में काफ़ी गर्म हो जाता है। आप घड़े में पानी की व्यवस्था रखें और घड़े के पानी को ही मुर्गियों को पीने के लिए दें। तो इससे दो लाभ होगा। एक तो है कि आपके मुर्गियाँ दाना का खपत सही तरीके से कर पाएंगे और पानी भी उन्हें अच्छी तरह से ठंडा मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान आप गर्मियों में रखें। जहाँ तक दाने की बात है, दाना हम जो मुर्गियों को देते हैं गर्मी के दिनों में, तो इसमें हमें प्रयास रखना चाहिए कि दाना आप सुबह के समय दें और शाम में दें। बीच दोपहर के समय में दाना मुर्गियों को नहीं दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दाना खाने के बाद मुर्गियों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा की वजह से क्या होता है कि मुर्गी के शरीर के अंदर भी और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो एक तो वातावरण का तापमान अधिक है और शरीर के अंदर भी तापमान अगर अधिक उत्पन्न होगा तो इससे मुर्गियों में लू लगने की संभावना, या फिर आप देखेंगे कि मुर्गियां उस समय मरने भी लगती हैं। तो इससे बचाव के लिए सही तरीका यही है कि आप ठंडे समय यानी कि 9 बजते तक आप सुबह का दाना दे दें और शाम में 4 बजे के बाद दाना दें। तो इससे आपको मुर्गियों को दाना देने में, आहार देने में सुविधा होगी, जो गर्मी के दिनों में करना चाहिए। तो किसान भाई, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत काफ़ी विस्तार से बताया कि गर्मी के मौसम में मुर्गियों के आहार व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान इस तरह के परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, वो एकरूपता बनाए रखते हैं, तो मुर्गियों में सामान्यतः कौन कौन सी समस्याएं जो है आ जाती हैं? एक तो आपने बताया कि उनका तापमान बढ़ जाता है, वो मरने लगती हैं, और भी कुछ समस्याएं होती हैं क्या उनको? हाँ, उस समय देखिए, अगर मुर्गियाँ देखेंगे कि आप क्या होता है कि दाना कम खाएंगे, आप दाना दे भी देंगे तो दाना का खपत कम होगा गर्मी के दिनों में, और आप देखेंगे कि मुर्गियाँ पानी ज़्यादा पीती हैं, क्योंकि मुर्गियों में शरीर से तो पसीना निकलता नहीं है। उनके शरीर से तापमान को बाहर करने के लिए एक ही तरीका है कि वो देखेंगे कि चोंच खोल करके और हाँफते रहती है। तो इसमें क्या होता है कि पानी के खपत ज़्यादा होने से आप देखेंगे कि मुर्गियों के गला के पास हम लोग उसे क्रॉप कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आप देखेंगे गर्मी के दिनों में वो आपको झूलता हुआ नज़र आएगा। गर्दन के पास आप देखेंगे कि ज़्यादातर मुर्गियों का ये हो जाता है। दूसरा चीज़ देखेंगे कि गर्मी के दिनों में ही पानी ज़्यादा लेने से, दाना कम खाने से आप देखेंगे कि पेट के अंदर में भी मुर्गियों में बहुत बार आप देखेंगे कि पीछे की तरफ भाग में, पेट के पीछे की भाग में भी पानी जैसा आपको लगेगा कि पानी भरा हुआ है। तो ये समस्याएं होने की संभावना है। दूसरी बात है कि आप मुर्गियों को देखेंगे कि उस समय जब वो ज़्यादा पानी पीने लगती हैं तो आप जो मुर्गी का बीट आता है वो आप देखेंगे कि वो सूखा नहीं हो करके आप देखेंगे कि पानी की तरह ये होगा, उसमें नमी होती है, नमी ज़्यादा होगा, बल्कि पानी की तरह। ब्रॉयलर में खास करके आप देखेंगे बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। तो इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है कि आपका जो लीटर आपने जो बिछाया है उस पर कुट्टी कुन्नी जो भी चीज़ आपने लगाया है वो भी जल्दी गीला हो जाएगा, और उस गीला होने की वजह से क्या होता है कि उसमें परजीवी रोगों का होने का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसलिए आप प्रयास करें कि ठंडे समय में दें ताकि आपका दाना का खपत भी सही हो, मुर्गियां पानी भी सही मात्रा में लें, तो इससे आपका मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी विस्तार से बताया कि जो मुर्गियां हैं वो गर्मियों में किस तरह की समस्याएं उनको हो सकती हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने आहार की बात करी, उनके दानों की बात करी, तो क्या गर्मी में दानों में या आहार में भी कोई आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए मुर्गी पालकों को? देखिए, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मुर्गी पालक जो भी हैं वो रेडीमेड दाना जो बाज़ार में उपलब्ध है वही खिलाते हैं। वो ज़्यादातर खास करके ब्रॉयलर पालन में कोई अपना दाना बनाते नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो लोग अपना दाना बनाते हैं तो वहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ के दाना में हम लोग कोई अलग से कोई फैट के लिए, कोई चीज़ वसा के लिए कोई तेल या इस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक तो यह है कि उसमें वो फैट की मात्रा कम होनी चाहिए दाना में, तो यहाँ पर हम लोग अलग से उस तरह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है कि दाना को आप अगर रेडीमेड दाना खिला रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े देर में दें, ताकि उनको संतुलित आहार भी मिलना ज़रूरी है मुर्गियों को, क्योंकि संतुलित आहार नहीं मिलेगा
तो उनका ग्रोथ जो होगा वो सही नहीं हो पाएगा। तो आप ये अगर रेडीमेड दाना खिला रहे हैं तो उसमें तो आप कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, और उस अवस्था में आप यही कर सकते हैं कि या तो ठंडे समय में दाना दें और उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पर दें, ताकि मुर्गियों आहार अच्छी तरह से ले सकें। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो खुली विधि में मुर्गियां हैं वो खुद ही बहुत अच्छी तरह से मौसम के साथ में सामंजस्य बैठा लेती हैं और वो ज़्यादा बेहतर होती है उनके लिए। किसान भाइयों, आपको डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि गर्मियों में मुर्गी को कैसे रखें, उसका आहार कैसा रखें, उनको पानी किस तरह से दें। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बिल्कुल बहुत बढ़िया लगी होगी और अब आप सही तौर पे जान सकेंगे कि आपकी मुर्गियों को क्या देना चाहिए एकदम, और खास करके ये गर्मी कर मौसम में। देखो किसान भाई, हमरे मन अपन कार्यक्रम में बढ़िया वाला जानकारी फिर लेके आओ, लेकिन ये छोटा सा संदेश कर बात। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ तो भाई, संदेश भी बहुत बढ़िया रहे, है नहीं? हमारे मन वास्ते कारगर संदेश रहे। और देखो, हमारे मन जैसा रोड के कही रही कि जानकारी बहुत बढ़िया है कार्यक्रम में। तो जानकारी कैसन है? बहुत बढ़िया है। कौन बोला? अब दूसरी जानकारी यानी मैं बताऊं ना, एकदम एकदम। दूसरी जानकारी है ओल के विषय। एकदम। तो भाई ओल कर देखो, हमारे मन खेती कर रही है। ओल हमारे मन के बहुत फायदे दे वाला खेती है भौजी। और ओल का प्रभेद अगर हमारे मन जाना थी, इकर खेती का वैज्ञानिक तरीका कैसन हो सके, यानी आप आज बताने वाले हैं वैज्ञानिक विधि से। एकदम एकदम। तो भाई इकर तमाम तरह का जानकारी अगर हमारे मन के हुआ तो बढ़िया से खेती करब। तो इकरे बारे में आज हमारे संगे एक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर आरती वीना एका। तो ले लेते हैं जानकारी। एकदम। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, हर बार की तरह आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं एक विशेष जानकारी लेकर ओल की खेती के बारे में। मैम, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो भी किसान भाई ओल की खेती करना चाहते हैं वो अपने खेतों का चुनाव किस तरह से करें, उसकी तैयारी किस तरह से करें। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी आप देखेंगे अप्रैल का महीना है और ये सही समय है जिसमें हम ओल फसल के लिए अपने खेतों की तैयारी पे जुट सकते हैं। तो ओल एक ऐसा फसल है जिसको हम बहुत तरीके से उपयोग करते हैं। ये अगर देखा जाए तो हमारे पेट के लिए भी अच्छा है, ये कब्जियत में भी काम आता है और इसके साथ इसका हम अचार भी बना सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ओल जिसमें कि जो गले को नहीं काटता है, जो गजेंद्र किस्म है, इसका लोग रसगुल्ला भी बना करके खा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम ओल को अपने खेती में मुख्य रूप से ले सकते हैं और इससे हमको अनेक फायदा भी हो सकता है। तो अगर हम अभी लगाना चाहते हैं अप्रैल और मई महीना में, तो हमें सबसे पहले जो है खेतों की तैयारी करना पड़ेगा और इसके लिए कम से कम हम लोगों को 1 या 2 इरिगेशन पानी सिंचाई की व्यवस्था जिनके पास है उनको ओल की खेती अभी अप्रैल या मई महीने में लगाने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो जो वर्षा आधारित हमारे जो हमारा झारखंड राज्य है, यहाँ पे लोग प्रायः वर्षा आधारित कृषि करते हैं, जिसमें मई और जून महीना को हम ले सकते हैं, जिसमें हम ओल को अपने खेत में लगाएंगे। तो ओल की खेती के लिए जो हमारी यहाँ की जो मिट्टी है, हमारी झारखंड की पूर्वी सिंहभूम की है, तो इसी तरह की जो मिट्टी बालुई दोमट मिट्टी है वो बहुत ही उपयुक्त है। मिट्टी में थोड़ा भुरभुरापन होना चाहिए, जीवाश्म की मात्रा जो रहती है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो जो नीचे में जो कंद आएगा वो उसमें आकार उसका सही आकार ले। अगर चिट्टा मिट्टी है, कड़ा मिट्टी है, तो उसमें हम ओल की खेती नहीं कर सकते हैं। तो ओल को हम जैसे अगर चाहें तो जो पेड़ है, वृक्षों के नीचे भी जो जगह खाली रहता है वहाँ पर भी हम इसको लगा सकते हैं। नहीं तो हम खुले में भी, खुले आसमान के नीचे भी हम ओल को व्यावसायिक तौर पे अपना सकते हैं। तो जब हम लोग इसकी मिट्टी की बात किए, बालुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज़रूरत है। तो अगर हम देखेंगे कि pH मान अगर 6.5 से लेकर के 7 दशमलव के करीब भी आते हैं तो इस मिट्टी में हमारा जो ओल का खेती है वो बहुत अच्छा होता है।
चूँकि ओल कंद वाली फसल है, तो इसके लिए हम लोगों को पहले जो है कि चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सा किस्म ले। हमारे झारखंड राज्य में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 ओल की किस्म जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे किसान लगा भी रहे हैं और उनका अच्छा उपज भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गजेंद्र ओल, जिसमें कि कर्कश जो होता है, गला को जो काटता है, उस तरह का उसमें तीखापन उसमें कम रहता है। और उसी तरह से एक और किस्म है विधान कुसुम, जो अगर देखा जाए तो इस बंगाल से सटे हुए जितना भी जो हम लोगों का जिला है, उस जिले में ये विधान कुसुम जो किस्म है उसका भी अच्छा उपज देखने को मिल रहा है। इसी तरह एक श्री प्रदा है जो कि साउथ का किस्म है, उस किस्म को भी हमारे झारखंड के लिए अच्छा उपयुक्त पाया गया है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के लोकल किस्म जो किसान अपने खेत में बहुत पुराने तरीके से लगा रहा है, उस तरीके की अपेक्षा अगर देखा जाए तो गजेंद्र किस्म जो है हमारे झारखंड के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। तो हम जब इसकी किस्मों का चुनाव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम लोगों को इसमें सोचना है कि वो हम लोग कहाँ पे लगाएंगे। वो ज़मीन हम लोग चुनाव कर लेंगे और उसमें जो है कि हम लोग पहले जो है कि उसमें गड्ढा बना लेंगे, और गड्ढा जो रहेगा वो पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी को देखते हुए हम लोगों को बनाना है। जो हम लोग पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे, इसमें हम लोग 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी। अगर हम लोगों को अगर थोड़ा बड़ा स्पेस लेना है तो उसमें हम लोग 1 मीटर तक भी दूरी रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 1 मीटर रखेंगे। और जो गड्ढा होगा उसका जो व्यास जो होगा वो 45 गुणित 45 गुणित 45, अर्थात लंबाई 45, चौड़ाई 45 और गहराई भी 45। नहीं तो हम इसको 60 गुणित 60 गुणित 60 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम उसका गड्ढा बना लेंगे। उसका वहाँ पर का जो भी अंदर का जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल लेंगे और उस जो गड्ढे में नीचे में थोड़ा जो पुआल रहता है, घास फूस रहता है सूखा हुआ, उसको हम लोग नीचे में डाल देंगे। फिर हम लोग ओल के बीज को लेंगे, और चूंकि ओल को अगर हम लोग देखा जाए तो साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो इस ओल को हम लोग कम से कम 2 टुकड़े में या हम लोग 3 टुकड़े में हम लोग उसको कर लेंगे उसके आकार के अनुसार। तो एक जो बीज हम लोग लेंगे उसका मात्रा कम से कम 500 ग्राम होना चाहिए। अगर हम ओल की व्यावसायिक खेती करने जा रहे हैं तो 500 ग्राम के जो ओल को हम लोग लेते हैं, तो चूंकि उसको हम लोग कटिंग करते हैं, तो ओल को अगर हम लोग देखा जाए तो बीच में एक गोलाई आकार का उसमें अलग से एक डिप्रेशन रहता है, उसमें थोड़ा सा गहरा करके गोल सा आकार रहता है। तो उस पोर्शन को हर कटाई में उसमें लेना है। जितना भी हम लोग काटेंगे तो वो बीच का पोर्शन जो ओल के ऊपर साइड का जो आकार, जो गोल आकार, जो डिप्रेशन आकार है, उसका वो भाग रहना चाहिए, वहीं से अंकुरन आता है। तो हर कटे हुए भाग में, हर 500 ग्राम के भाग में वो चीज़ आना चाहिए, तभी उसमें हम लोगों का ओल का पौधा उसमें अंकुरित होगा और वो बड़ा पौधा बनेगा। तो जब हम लोग इसको कटिंग करते हैं तो दूसरी बात इसमें जो आती है उसमें हम लोगों को है कि ओल का बीज जो है उसको हम लोग उपचारित करके गड्ढे में डालेंगे। तो ओल के बीज जो 500 ग्राम का जो हम लोग ले रहे हैं कंद, उसको हम लोग उपचार करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बाल्टी ले लेंगे या कुछ उस तरह का बर्तन ले लेंगे जिसमें कि 1 लीटर पानी आए। उसमें हम लोग गोबर, जो कच्चा गोबर है, उसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद प्रत्येक लीटर में 2 ग्राम उसमें हम लोग बेबिस्टिन पाउडर डालेंगे, और जो है कि मोनोक्रोटोफॉस जो है वो हम लोग उसमें डालेंगे आधा मिलीलीटर। उसको अच्छे तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ओल जो कटा हुआ है उसको उसमें डुबाएंगे, और डुबाने के बाद उसको बाहर निकाल करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक अंदर में रखने के बाद उसको निकाल करके जो गड्ढा हम लोग बनाए हुए हैं पहले से, उस गड्ढे में जा के बीचों बीच में रखेंगे, और उसमें फिर जो मिट्टी है उस मिट्टी को डाल करके उसको बंद कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जिस खेत में हम लोग जहाँ पर भी ओल लगाने जा रहे हैं उसका पूरी खेत का जुताई हम लोग पहले कर दें, क्योंकि सारे जगह पे मिट्टी में उर्वरकता रहती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम रहती है, और सारे जगह की मिट्टी अगर धीमी होगी, हल्का होगी, तो वो मिट्टी से पोषक तत्व जो है ओल के पौधे तक पहुंचेगा। तो पूरे खेत की हम लोग पहले जुताई कर लेंगे, 1 बार 2 बार जुताई कर लेंगे, और उसके बाद सड़ा हुआ गोबर खाद भी पूरे खेत में बिछा देंगे, और बिछाने के बाद ही गड्ढा बनाएंगे, और उस गड्ढे में हम लोग जो है उपचार किया हुआ जो ओल है उसको डालने के बाद फिर मिट्टी को हम लोग भर देंगे। मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किसान भाइयों की
ओल की कितनी उपयोगिता है, उसे किस तरह से लगाएं, उसके बीजों को उपचारित करके लगाएं, उसकी लगाने की विधि क्या आपने बहुत अच्छे तरह से बताया। अब आपने बताया कि खाद के बारे में, तो खाद की क्या मात्रा होनी चाहिए और खाद की क्या उपयोगिता होती है, ये हमारे किसान भाई को बताइए। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओल एक कंद वाली फसल है, तो इसमें जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका पौधा जैसे अच्छा बनेगा उसका नीचे जो भोजन के रूप में कंद पे जो जाएगा तो कंद का आकार भी बड़ा होगा। तो नाइट्रोजन के लिए आप जैसे जानते हैं आप यूरिया देते हैं, आप अधिकतर फास्फोरस के लिए डीएपी देते हैं और पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास जो लाल रंग का होता है उसे आप देते हैं। तो इसमें इन तीनों की मात्रा को आपको प्रत्येक गड्ढा में डालना है, लेकिन यूरिया को हम लोग शुरू में नहीं डालते हैं। यूरिया को हम लोग जो डालेंगे वो पहला भाग 60 दिन में और दूसरा भाग 90 दिन में। पहला भाग जो हम लोग 60 दिन में डालते हैं, तो उसके पहले जब हम लोग ओल लगा रहे हैं, ओल लगाने के पहले हम लोग वहाँ पे डीएपी डालेंगे और म्यूरेट ऑफ पोटास डालेंगे। तो जो इसमें डीएपी की जो मात्रा होती है वो तकरीबन 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो एक हेक्टेयर में जितने भी गड्ढे बनेंगे उसके लिए 130 किलोग्राम आपको डीएपी की मात्रा सुनिश्चित करनी है, और उतने ही एक हेक्टेयर के लिए आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आपको म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा लेनी है। और जब यूरिया आप लेंगे तो इसमें करीब करीब 160 किलोग्राम यूरिया वो प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। तो जो हमारा जितना भी एरिया होगा हम उसको कैलकुलेट करके अपना डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास निकाल लेंगे और उसको प्रत्येक गड्ढा में उसका जो मात्रा है वो बराबर से बांट करके प्रत्येक गड्ढा में उसको देंगे। तो मैम आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ कैसा लागला? बहुत बढ़िया जानकारी। हमारे जो किसान भाई है उन्हें दिन पे दिन नई नई तकनीकों को जानने का, उन्हें सीखने का मौका मिलता है। और बात की जाए अगर खेती की, तो खेती में अगर वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए तो खेती काफी अच्छी होती है। एकदम भाई। और देखो हमारे मन का कार्यक्रम भी बढ़िया हुई कैसे, जब किसान भाई हमारे मन के कुछ लिख भेजबा। बहुत समझदार हो गए हम। एकदम सही काली भौजी। और कब लिख के भेजबा? जब हम पता बताएंगे। एकदम, तो लगे तो बताए दो जल्दी से। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। 3 संख्या 834001। तो किसान भाई आशा करीला रोड़मन के जितना हमारे मन जानकारी दिली रोड़मन खातिर बहुत बढ़िया हुई, और रोड़मन इकर से लाभ उठाए के अपन खेती और अपन आर्थिक स्थिति दोनों के मजबूत करब। तो फिलहाल आज इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।